गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सामाजिक विज्ञान भूगोल का यह पार्ट 4 है जो जलवायु है इसकी। ये वर्कशीट 27 है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। और यह दिनांक, अगर आज की तारीख की बात करें तो आज डेट क्या है, 5/9/2020 है। आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम देखें कि जो आमतौर पर हम मौसम और जलवायु शब्द को एक तरह का ही मान लेते हैं, मतलब जहाँ हम मौसम शब्द का यूज़ करते हैं वहीं हम जलवायु का कर लेते हैं, और जहाँ हमें जलवायु शब्द का यूज़ करना चाहिए वहाँ हम मौसम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों के शब्दों में अंतर है, यानी कि मौसम जो है वो अलग है और जो जलवायु है वो अलग है। देखिए, अगर हम मौसम की बात करें, मतलब जो मौसम होता है वह एक स्थान विशेष पर निर्भर करता है, यानी कि एक अलग स्थान पर अलग होता है, और अगर दूसरे स्थान की बात करें तो वह दूसरा हो सकता है। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में मौसम में अंतर होता है। मतलब मान लीजिए कि हम दिल्ली में रह रहे हैं तो वहाँ के स्थान का जो मौसम है वो अलग होगा, और अगर हम राजस्थान में रह रहे हैं तो वहाँ के स्थान का मौसम अलग होगा। देखिए, अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु में देखते हैं कि विशाल क्षेत्र में, एक बड़े क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक मौसम की अवधि के कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। यानी कि 30 वर्षों का देखा जाता है कि यहाँ पर जो मौसम है वो किस तरह का है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, या यहाँ पर नॉर्मल मौसम है, तो उसका औसत निकाला जाता है 30 वर्षों का। तब उस क्षेत्र की जलवायु का पता लगाया जाता है कि किस तरह की जलवायु है, शीतल जलवायु है, ग्रीष्म जलवायु है या उष्ण जलवायु है। ठीक है। अगर हम मौसम को देखें तो एक सीमित क्षेत्र के लिए आंकलित किया जाता है, यानी यह शहर या गांव या मोहल्ले के लिए आंकलित किया जाता है, देखा जाता है कि यहाँ का मौसम कैसा है। एक गांव का मौसम अलग हो सकता है, दूसरे गांव का मौसम अलग हो सकता है। ठीक है। और अगर हम जलवायु की बात करें तो इसमें एक क्षेत्र का आकार अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक होता है। जैसे कि एक देश का मौसम कैसा है, कई सारे देशों का मौसम कैसा है। ठीक है। जैसे कि भारत का मौसम कैसा है, अगर एशियाई देशों का बात करूँ तो उनका मौसम कैसा है। ठीक है, इसमें ये आता है। अगर 3 पॉइंट की बात करूँ तो ये पल प्रतिफल या कभी भी बदल सकता है। ऐसा हो सकता है, जो हमारा मौसम है वो ऐसा हो सकता है कि अभी धूप निकल रही है, फिर क्या होगा, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही दिन में मौसम कई तरह का हो सकता है। लेकिन जो जलवायु है लंबे समय तक एक सी ही बनी रहती है, यानी कि जलवायु में बहुत लंबे समय तक अगर आप देखोगे तो सेम ही जलवायु बनी रहेगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आता। अगर किसी देश की जलवायु उष्ण जलवायु है तो वह उष्ण ही रहेगी, ना कि कुछ समय के बाद शीत हो जाएगी। उसे बदलने में लगभग काफ़ी वर्षों का समय लगता है। ठीक है। अगर उदाहरण देखें मौसम का तो देखते हैं कि एक ही दिन में हमारे पास कभी धूप हो सकती है, कभी आंधी आ सकती है, कभी बारिश हो सकती है, तो यही मौसम कहा जाता है। और जलवायु में देखेंगे कि जो जलवायु है, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। ठीक है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। तो ये क्या है, एक लंबी अवधि का हमने आकलन किया है कि 30 वर्षों में, यानी कि पिछले बीते वर्षों में कितने सालों से जो भारत की जलवायु है वह कैसी रही है, उसी आधार पर हमने इसका विभाजन किया है। देखो, अगर मौसम और जलवायु की बात करें तो जो मौसम है और जलवायु है, इसके दोनों के तत्वों की बात करें तो इनके दोनों के तत्व होते हैं, एक तो तापमान है हमारा, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता है और वर्षण है। देखिए, तापमान किस तरह का है, यानी कि जब जो मौसम है या वायुमंडल है वहाँ पर तापमान देखा जाता है कि तापमान कितना है, वायुमंडलीय दाब क्या है वहाँ पर, जैसे अगर प्रेशर कितना है, अगर दाब कम होगा तो टेम्परेचर अधिक होगा, और टेम्परेचर अधिक होगा तो दाब कम होगा। पवन किस तरह की है वहाँ पर, पवन का अर्थ होता है गतिशील वायु। पवन का क्या अर्थ होता है, गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। आर्द्रता कितनी है, यानी कि नमी कितनी है वायु में। ठीक है, वर्षण होता है या नहीं होता, जो वर्षण होता है यानी कि वर्षा के अलग अलग जो प्रकार होते हैं, जैसे कि वर्षा हो गई, फुहार हो गई, हिमवर्षा हो गई, हिमपात हो गई, ये क्या होते हैं, वर्षण कहे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सबसे पहले आता है अक्षांश, यानी कि जो ग्लोब होता है ना,
इस पे दो तरह की रेखाएं होती हैं, इस तरह की ये होती है अक्षांश रेखाएं और जो ये होती हैं देशांतर रेखाएं। यानी कि जो किसी भी देश की जलवायु प्रभावित करती है कि वो किस अक्षांश पर है। अगर 0 डिग्री अक्षांश के आसपास होगी तो यहाँ पर गर्मी अधिक होगी। जैसे जैसे इससे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि किसी क्षेत्र की समुद्र के तल से ऊंचाई कितनी है, यानी कि और समुद्र तल से दूरी, यानी कि समुद्र के तल से दूरी कितनी है। अगर समुद्र तल से दूरी अधिक होगी तो क्या होगा, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, और जो समुद्र तल के जितने नज़दीक होंगे वहाँ पर गर्मी कम होगी। दूसरा है वायुदाब और पवन तंत्र, यानी कि वायुदाब। जहाँ पर वायुदाब कम होगा वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, और जहाँ पर वायुदाब अधिक होता है वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, उसी तरह से हवाएं चलती हैं। अगर पवन तंत्र की बात करो, पवन का मतलब होता है गतिशील वायु। देखिए जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर अधिक है यानी कि इसका मतलब है कि वहाँ पर वायुदाब है वो क्या होगा, कम होगा। और जैसे वायु का दाब कम होगा, टेम्परेचर अधिक होने से वायु क्या होती है, ऊपर उठती है और वहाँ की जगह खाली हो जाती है, और वहाँ पर कैसी हवा आकर अपनी जगह ले लेती है, वहाँ पर ठंडी हवा आकर उस जगह को भर देती है। ठीक है, देखिए जो वायुदाब और पवन तंत्र है ये जो निर्भर करते हैं, ये वहाँ की ऊंचाई पर, किसी भी स्थान की ऊंचाई पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर होंगे वैसे वैसे वायुदाब क्या होगा, वायुदाब अधिक होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा। वायुदाब और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर वायुदाब हमारा कम है तो टेम्परेचर हमारा अधिक होगा, और टेम्परेचर अगर हमारा अधिक है तो वायुदाब कम होगा। देखिए जो वायुदाब है, आप एक चीज़ समझिए कि जो वायु है, अगर कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के साथ क्या करती है, वो ऊपर उठकर वहाँ से उड़ने लगती है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो वायु का दाब है, वायुदाब का अर्थ ही है कि वायु द्वारा लगाए जाने वाला दाब, तो वायु का जो दाब है वो कम होने लगता है। तो इसी आधार पर जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है तो वहाँ पर वायुदाब कम होता है, और जहाँ पर वायुदाब कम होता है वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, और जहाँ पर वायुदाब अधिक होता है वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। तो ये जो वायु है तो ये वायु उड़कर कहीं और पर चली जाएगी, और यहाँ पर ठंडी वायु आकर इसका स्थान ले लेगी। ठीक है, अगर हम महासागरीय धाराओं को देखें कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो क्या होती है, महासागरीय धाराओं के गर्म या ठंडा होने के हिसाब से उसके तटीय क्षेत्र का तापमान भी गर्म या ठंडा हो जाता है। यानी कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं उसके गर्म या ठंडा होने के हिसाब से ही जो उसके तट होते हैं उनका तापमान भी गर्म या ठंडा हो जाता है। जैसे कि अगर समुद्र है उसका तापमान कम हो रहा है तो वहाँ के तट का तापमान अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं उच्चावच और स्थलाकृति। जैसे कि उच्चावच, जहाँ पर पर्वत होंगे, पठार होंगे, वहाँ का तापमान जो होता है अपने आप ही कम होता है, और जैसे जैसे हम मैदानी क्षेत्रों में आते हैं तो वहाँ का तापमान बढ़ने लगता है। किसी स्थान पर ऊंचे पर्वत गर्म या ठंडी वायु की गति को अवरुद्ध करते हैं। ठीक है, जो गर्म होती है, ठंडी वायु होती है, उसकी गति को क्या करते हैं, अवरुद्ध करते हैं। जलवाष्प वाले वायु के मार्ग को रोककर वर्षा करा सकते हैं। यानी कि जो पर्वत पठार होते हैं, जैसे वायु बह रही होती है तो उसके बीच में अवरोध उत्पन्न करते हैं और वायु वहाँ पर टकराती है और वहाँ पर क्या कर देती है, फिर वर्षा कर देती है। ठीक है, अब हम अगर इसके क्वेश्चन आंसरों को देखें तो क्वेश्चन आंसर है कि जलवायु से आप क्या समझते हैं, जलवायु के मुख्य तत्व कौन से हैं। मेरे हिसाब से आप लिख दोगे कि जलवायु क्या होती है, किसी विशाल स्थान क्षेत्र में लंबी अवधि जो 30 वर्ष से अधिक हो के मौसम की अवस्थाओं की कुल औसत को उस स्थान की क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। और अगर इसके तत्वों की बात करें तो इसके तत्व हैं, तापमान हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, पवन, आर्द्रता और वर्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, केरल की जलवायु दिल्ली की जलवायु में कितना अंतर होता है। देखो जो केरल की जलवायु है, केरल एक तटीय क्षेत्र है, बात करें तो वहाँ का मौसम क्या है, गर्म है, क्योंकि भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री के अंतराल पर है। देखिए अगर ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है,
और यहाँ पर हमारा भारत लाया करता है, तो केरल बिल्कुल भूमध्य रेखा से 8 डिग्री, 0 डिग्री से 8 डिग्री पर केरल है, तो 8 डिग्री ऊपर ही भूमध्य रेखा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है यह भी अलग है, पहाड़ी इलाका है, ये घाटियाँ, यहाँ पर मैदान भी है और तट भी है, ठीक है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो शीतल मंद भी है, भारी वर्षा भी होती है। क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून में गर्मी के मौसम में अप्रैल और जून में यहाँ पर वर्षा होती है। देखो, अगर हम दिल्ली की बात करें कि दिल्ली की जो जलवायु है वो उपोष्ण है। दिल्ली में जो गर्मी के महीने में मई या जून में बेहद शुष्क होता है। आपने देखा ही कि मई जून कितने गर्म होते हैं, तभी आपकी छुट्टियां डाली जाती हैं। और जो मानसून है वो जुलाई में आता है, मतलब जो बारिश होनी स्टार्ट होती है वो जुलाई में होती है, तापमान को कम करता है। जब बारिश होने लगती है तो तापमान जो होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। और अक्टूबर और मार्च में जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा सुहावना हो जाता है। और आपको पता ही है दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। अब आप इसे अपने हिसाब से और ठीक कर लिख लेना, ठीक है। अक्षांश किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करते हैं? देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो ये पृथ्वी है हमारी, ये 0 डिग्री अक्षांश है, और ऊपर को जाएंगे तो ये अक्षांश कम होते जाते हैं और नीचे को आते हैं तो भी अक्षांश कम होते जाते हैं। जो 0 डिग्री होता है यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती है लंबवत पड़ती हैं कर्क रेखा से मकर रेखा तक, यानी कि सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और यहाँ का जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान बहुत कम होने लगता है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से नीचे आते हैं यानी कि कर्क रेखा से नीचे आते हैं तो भी तापमान कम होने लगता है। इसलिए जो अक्षांश होता है वह जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगर भूमध्य रेखीय जलवायु है तो वो गर्म होगी, और अगर कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे की बात करें तो वहाँ की जलवायु ठंडी होने लगती है, यानी कि शीतोष्ण जलवायु होने लगती है। और अगर 23.5 डिग्री है जो कर्क रेखा है जहाँ पर, और मकर रेखा है, और अगर 23.5 डिग्री ऊपर 66 डिग्री की बात करें, 66.5 डिग्री की बात करें, अगर इससे भी ऊपर आएंगे तो मौसम कैसा होने लगता है यहाँ पे जलवायु शीतल होने लगती है, यानी कि बहुत ठंडी, जैसे कि ध्रुवों पर है, ठीक है। तो जो अक्षांश होते हैं वो जलवायु को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह अक्षांश पर, जैसे अक्षांश पर हम अवस्थित होंगे वैसे ही हमारी जलवायु होगी। अगर विश्व के मानचित्र में भारत को देखिए, अगर ये ग्लोब बना लिया और ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। और अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा 49, ये हमारा जो सबसे उत्तरी छोर है, तो ये हमारा 37.6 डिग्री है, जो हमारा 37.6 डिग्री अक्षांश पर आता है। और जबकि कनाडा के सबसे नीचे बिंदु की बात करें तो ये इसका 49 डिग्री है। इसीलिए जो कनाडा है वो मकर रेखा से भी काफ़ी ऊपर है, इसीलिए कनाडा बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश है। अगर प्रश्न नंबर 4 देखें तो इसमें देखते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में दिल्ली के तापमान और वर्षा के अधिकतम, न्यूनतम और औसत की गणना एक चार्ट बनाकर कीजिए। देखिए जो मानसून होता है दिल्ली में वो जुलाई में आता है और अगस्त तक रहता है, जिससे में काफ़ी भारी वर्षा होती है। जो मौसम होता है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, यानी कि तापमान में कमी आ जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, पूरी तरह से ठंडा तो नहीं होता पर थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल जाती है, जैसी गर्मी मई जून में पड़ती है, ठीक है। तो इसमें आपको ये चार्ट बनाना है, देखना है कि जो मौसम है किस प्रकार से गिरावट आई है। जून में किस तरह का मौसम था, कितना टेम्परेचर था, जुलाई में किस तरह का था, ठीक है, और अगस्त में कैसा था, और सितंबर में धीरे धीरे कैसे कम होता जाता है, ठीक है। आज हमने किसके बारे में जाना? देखिए, आज हमने मौसम के बारे में जाना, आज हमने जलवायु के बारे में जाना, फिर हमने मौसम और जलवायु के दोनों तत्वों के बारे में जाना। दोनों के तत्व क्या क्या हैं? तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता है, वर्षण है। फिर हमने इसे प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं? अक्षांश इसे प्रभावित करता है, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, वायुदाब और पवन तंत्र, महासागरीय धाराएं, उच्चावच, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मौसम और जलवायु के बारे में हमने जाना, और ये पार्ट 4 है आपका ज्योग्राफी का।
आप एक बार वर्कशीट पढ़िएगा, फिर आप वीडियो देखिएगा और फिर अपने आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।